सभी लोगों को नमस्कार। मैं डॉक्टर हिमांशु यादव पुनः आप लोगों के बीच में आज के विषय के साथ उपस्थित हूँ। और मैंने पहले लेक्चर में जैसा कि आपको बताया था कि मैं हॉब्स पे बात करूँगा। सामाजिक समझौते के सिद्धांत को हम लोग पढ़ रहे थे। सामाजिक या संविदा, सामाजिक समझौता कहिए या सामाजिक संविदा का सिद्धांत कहिए, बात एक है। ध्यान रखिएगा, कभी कभी संविदा शब्द का इस्तेमाल करता है तो आपको आना चाहिए, फैक्ट्स क्लियर होने चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में यह ज़रूरी है। देखिए, मैं सीधे हॉब्स के विचारों पर भी आ सकता था कि मैं सीधे उसके विचार की चर्चा कर सकता था, लेकिन उसके विचार की चर्चा मैं पहले नहीं कर रहा हूँ। क्यों नहीं कर रहा हूँ, उसके पीछे एक रीज़न है। क्योंकि जो परिस्थितियाँ होती हैं व्यक्ति के दिमाग पर असर करती हैं, और व्यक्ति का जो दिमाग है उन परिस्थितियों के हिसाब से काम करता है। जो उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि होती है, जिस वातावरण में वह रह रहा होता है, उससे बहुत प्रभावित होता है। ठीक उसी तरह जैसे आप इलाहाबाद में रहते हैं, कोई रचना अगर आप लिख रहे हैं, कोई बात आप कह रहे हैं, तो संगम का जिक्र आप नहीं छोड़ सकते। गंगा और यमुना को जो तहजीब की बात करते हैं वो आप नहीं छोड़ सकते। अब खड़े हनुमान जी, पड़े हनुमान जी को आप नहीं छोड़ सकते। आप मजार चौराहे को नहीं छोड़ सकते। कहीं ना कहीं आपके लेख में, कहीं ना कहीं आपके विचारों में वो चीज़ें क्या होती हैं, आती हैं। स्वाभाविकता है कि आएगी ही आएगी वो। तो आइए देखते हैं हम। तो इसलिए हम लोग हॉब्स को पहले पढ़ेंगे कि हॉब्स में ऐसा क्या था, क्या हॉब्स को हमें पढ़ने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है। तो देखिए, मैं हॉब्स में पहले चर्चा करता हूँ। देखिए, हॉब्स में हम इसका पहले जीवन दर्शन देखेंगे, और इसके जीवन दर्शन से बहुत सारे आईएएस और पीसीएस में क्या होता है, आपके मेंस के सवाल बनते हैं। यहाँ मेंस के सवाल के साथ साथ आपके क्या कहते हैं कि अगर आप देखेंगे स्नातक स्तर पर या परास्नातक स्तर पर भी सवाल बनते हैं। तो इन दोनों चीज़ों को हम लेके चलेंगे, जैसे आपका मेंस का पेपर भी यहाँ पे होता रहे। और क्योंकि स्टेटमेंट पूछे जाते हैं तो पीटी के लिए, प्री एग्जामिनेशन के लिए भी वो क्या होते हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इसलिए विषयों पे ध्यान दीजिएगा। देखिए, इनका जो हम जन्म से इनकी चर्चा करेंगे कि इनका जन्म कब हो रहा है, वहाँ से हम लेंगे और जन्म के साथ हम चर्चा करेंगे। जो हॉब्स है, हॉब्स का जो जन्म हो रहा है वो 5 अप्रैल 1688 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा, 5 अप्रैल 1688 ईस्वी में हॉब्स महोदय पैदा हो रहे हैं। और ये पैदा कहाँ हो रहे हैं, देखिए, विल्टशायर एक जगह का नाम है। विल्टशायर एक जगह का नाम है। यह जो जगह है वो कहाँ है, इंग्लैंड में है। इंग्लैंड में जगह है, ये विल्टशायर है। और यह इंग्लैंड के दक्षिणी तट पे क्या है, स्थित है। दक्षिणी तट पर स्थित है। और जिस शहर में पैदा हुआ था, उस शहर का जो नाम था वो मासम्बरी था। मासम्बरी, कहीं कहीं पर माजम्बरी भी मिलता है, तो इसलिए आप कंफ्यूज मत होइएगा। दोनों का लगभग जो नाम है वो एक जैसा ही है, तो उसमें परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक तो ये देखिए, इसके जन्म से हमने आपको बता दिया कि 588 में क्या नाम है, इंग्लैंड के विल्टशायर के क्षेत्र में मासम्बरी एक गांव में दक्षिणी तट पर जो स्थित था, वहाँ पर इसका जन्म हुआ था। देखिए, जन्म के समय कुछ वहाँ पे स्थितियाँ बहुत सामान्य नहीं थी। हॉब्स का जब जन्म हुआ 1688 में इसका जन्म हो रहा है। 1688 के पहले अगर आप जाएंगे, 1688 के पहले जैसे आप जाएंगे, तो यहाँ पर क्या कहते हैं कि स्पेन ने इंग्लैंड पर आक्रमण कर दिया था। स्पेन ने इंग्लैंड पे आक्रमण कर दिया था। और कौन, ये स्पेन की जो जनसेना थी, इसने क्या कहते हैं, जनसेना को वहाँ आर्मेड बोला जाता था। आमरेडा जिसको बोला जाता था, उसने क्या कहते हैं कि आक्रमण कर दिया था किस पर, इंग्लैंड पे। और एक भयंकर स्थिति बनी हुई थी, मार काट की स्थिति बनी हुई थी। लोग बिल्कुल तबाह थे, खाने को बेताब थे, खूनों की बिल्कुल पटा पड़ा था पूरा इंग्लैंड। जब इस सिचुएशन में था, उसकी जो माँ थी, उसने उस सिचुएशन में इस अपने बच्चे को जन्म दिया। किसको, हॉब्स को। और हॉब्स महोदय पैदा कब हुए, आप लोगों को पता है जी, जैसा कि मालूम है कि 9 महीने में क्या कहते हैं, बच्चे का जो मैच्योर होने का टाइम कितना है, 9 मंथ्स होता है। लेकिन यह जो पैदा हो रहे हैं वो 6 से 6.5 महीने के अंदर ही इनकी क्या होती है, डिलीवरी हो जाती है। इनका पृथ्वी पर क्या होता है, पदार्पण हो जाता है। और जैसे ये माँ की कोख से निकलकर पहली आवाज़ जब ये लेते हैं, जब पहली आवाज़ वो चिल्लाते हैं, तो उस समय क्या था, इंग्लैंड की स्थिति कैसी थी, बहुत ही भयावह। माँ भी डरी हुई थी और बच्चा भी क्या था, डरा हुआ था।
क्यों? क्योंकि जब बच्चा 6.5 महीने में पैदा हो रहा है तो क्या वो मेच्योरिटी होगी? प्री मेच्योरिटी डिलीवरी होने के कारण अगर देखा जाए तो मास का जो डेवलपमेंट होना चाहिए वो डेवलपमेंट यहाँ पे नहीं मिल पाता है। लेकिन इन परिस्थितियों में अगर ये डेवलपमेंट नहीं हो पाता है तो क्या मार्क्स आगे सर्वाइव कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? इसमें एक बहुत बड़ा प्रश्न उठता है। देखिए इसमें क्या कहते हैं, एक सिचुएशन और थी, आपको बताता हूँ। जब क्या कहते हैं, यह गृह युद्ध जब चल रहा था, सॉरी गृह युद्ध नहीं, जब स्पेन ने क्या कहते हैं, स्पेन ने जब इंग्लैंड पे अटैक कर दिया था, इस अटैक करने की कंडीशन में क्या थे, इनके पिताजी छोड़ के चले गए यहाँ से। पिताजी ने क्या किया कि पिताजी यहाँ से छोड़ के चले गए और यहाँ पे हॉब्स क्या कहते हैं, बेचारा अकेला हॉब्स रह गया। यहाँ पे हॉब्स अकेला रह गया। हॉब्स के जो पालन पोषण का काम किया किसने किया? चाचा ने किया। चाचा क्या पला बड़ा वो, चाचा क्या रह के अपने भरण पोषण का काम किया उसने, लेकिन पढ़ने में वो बहुत तेज था। जो हम कह रहे थे कि 6.5 महीने में प्री मेच्योर डिलीवरी थी, वो सर्वाइव करेगा नहीं करेगा, इसने क्या कहते हैं, इस बात को इसने तर्कतः गलत सिद्ध कर दिया। क्यों? क्योंकि उसने क्या नाम यह सिद्ध कर दिया, 6 साल के बालक ने ग्रीक भाषा और लैटिन भाषा क्या किया, इसको ज्ञान प्राप्त हो गया। ग्रीक और लैटिन भाषाओं पे क्या कहते हैं, तर्क करना शुरू कर दिया। 14 वर्ष की अवस्था में, सोचिए 14 वर्ष की अवस्था में जो बालक था उसने क्या किया, मीडिया नाटक, एक मीडिया नाटक हुआ, इस मीडिया नाटक का अनुवाद कर डाला इस बच्चे ने। ये क्या नाम, यूनानी भाषा में, वो भी ये जो मीडिया नामक जो नाटक था इसका यूनानी भाषा में क्या किया, इसने अनुवाद कर दिया। लोग बिल्कुल परेशान हो गए। लोगों को लगा कि ये कौन सा इसके अंदर गुण आ गया, जबकि क्या था, लोग कह रहे कि 6.5 महीने में प्री मेच्योर डिलीवरी है, माइंड सेटअप इसका उतना अच्छा नहीं होगा, उतना अच्छा अपना तर्क नहीं दे पाएगा, उतने अच्छे इसके विचार नहीं आएंगे। लेकिन उसने क्या किया, सबको धराशाही कर दिया। आज की माताएं बहनों में क्या होता है, आज की माताओं में जब क्या नाम है डिलीवरी का टाइम आता है तो यहाँ पे उनके घरों में उनके कमरों में अच्छे अच्छे टॉयज़, अच्छे अच्छे खिलौने, अच्छे अच्छे पोस्टर, अच्छे अच्छे चित्र लगाए जाते हैं। क्यों? अच्छी अच्छी पिक्चरें देखी जाती। क्यों? इसलिए क्योंकि जो बच्चा अंदर है वो क्या होगा, उसके ऊपर एक मानसिक संतुलन का बेहतर प्रभाव पड़ेगा और जो बालक है उसका विकास अच्छा होगा, सुदृढ़ होगा। लेकिन क्या जब उस समय जो उस समय युद्ध की स्थिति थी, क्या उसकी माँ ने किन समस्याओं को सहा होगा, और उन समस्याओं में उसका पिता भी छोड़ के जो चला गया हो, उन परिस्थितियों में जब हॉब्स पैदा हो रहा है, उसके बाद देखिए 6 साल की उम्र में लैटिनो और क्या नाम ग्रीक भाषा का उसने अध्ययन कर लिया, और 14 साल की उम्र जाते जाते उसने यूनानी भाषा में मीडिया का क्या कहते हैं कि उसने ट्रांसलेट कर दिया। ऐसा क्या उसके अंदर था, क्या उसके अंदर इतना ज़्यादा उसके अंदर विद्वता थी, वो देखिए आप। 1603 की बात मैं करता हूँ आपको, 1603 की बात है, वो बीए करने चले गए, ग्रेजुएशन करने। 1603 में वो ऑक्सफोर्ड से पढ़ने चले गए, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में बंदा पढ़ने लगा, और 1608 20 वर्ष की अवस्था, 1608 में 20 वर्ष की अवस्था में अपने अध्ययन कार्य को पूरा कर लेते हैं ये। और अध्ययन कार्य को पूरा करके ये क्या कहते हैं, इंग्लैंड के ही क्या कहते हैं एक महाराजा हुआ करते थे, उनका नाम एक्चुअली मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, शायद कैंडविस करके नाम था उनका, कैंडविस करके नाम था। इनको क्या कहते हैं, इन्होंने क्या किया, राजघराने में क्या किया, ट्यूशन पढ़ाने लगे। राजघराने में, परिवार में ट्यूशन पढ़ाना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। क्यों? क्योंकि जिन परिस्थितियों में जिस सामान्य घर से था ये, क्या उस सामान्य घर से इतने ऊपर जा पाता, ये नहीं जा पाता। लेकिन क्या इसकी प्रतिभा का धनी था, ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आया और सीधे क्या कहते हैं ये उच्च घर के राजतंत्र के घराने में क्या कहता है, कैंडविस को क्या कहते हैं कोचिंग पढ़ाना शुरू कर दिया। जब ये कोचिंग पढ़ा रहा था तो इसके पास भाई बड़े लोग थे। 1610 ईस्वी में ये हुआ कि घूमने जा रहा था, कैंडविस घूमने जा रहा था, कहता कि चलो तुम भी हमारे साथ चलो। तो क्या किया, हॉब्स को कहता है कि चलो, और उसने अपने पापा से जिद किया कि पापा हॉब्स को हमारे साथ भेज दीजिए, हॉब्स वहाँ जाएंगे, खाली समय में हमें वहाँ भी पढ़ा देंगे। तो कहे नहीं हॉब्स को लेके मत जाओ। लेकिन वो जिद कर गए, कहे नहीं आप भेजिए। राजकुमार थे वो, और उनके पिता को भेजना पड़ा। जब उनके पिता ने उनको भेज दिया, ये वहाँ जब जाते हैं तो उनकी पहली बार बेकर और जॉनसन जब यूरोप की यात्रा वो करते हैं, यूरोप की यात्रा जब करते हैं तो उनको बेकन और जॉनसन, यह 2 राइटर क्या कहते हैं, उनको वहाँ पे उनसे लेखकों से मुलाकात होती है, और उन बुद्धिजीवियों से जब भेंट होती है तो क्या होता है, लिखने के प्रति इनका जो दिमाग है वो चलना शुरू होता है कि अब मुझे कुछ लिखना चाहिए, अब मुझे कुछ करना चाहिए। क्यों? क्योंकि विद्वानों की जब श्रेणी में आप आते हैं, विद्वानों के जब आप जुड़ते हैं तो क्या होता है, आपका दिमाग जो होता है वो बढ़ना शुरू कर देता है।
देखिए ये तो पहली यात्रा जो 1610 में किया, इसके बाद लौट के आते हैं, दिमाग में एक उनके कॉन्सेप्ट बन गया कि यार कुछ हमें काम करना चाहिए, कुछ हमें लिखना चाहिए। और इसी क्या नाम है लिखने और उठापो की दौड़ में 1634 में पुनः एक बार क्या कहते हैं फिर से यूरोप जा रहा था उनका बेटा। उसने कहा कि पिताजी इस बार भी हम हॉब्स को लेके जाएंगे, क्योंकि पिछली बार मैं गया था, हॉब्स ने मेरी बड़ी मदद की थी। जब इस बार फिर ये यूरोप की यात्रा कर रहे होते हैं तो इटली और पेरिस, यहाँ इनके दो साथी जो होते हैं इनसे मुलाकात इसकी होती है। कौन थे वो? एक का नाम था गैलीलियो और दूसरे का नाम आपका था जो फ्रेंच राइटर थे देकार्त को जो फिलॉसफी के लोग हैं, देकार्त, स्पिनोजा, लाइबनिज, इन तीन का नाम आपने सुना होगा। इनका चर्चा आप फिलॉसफी में करते हैं। ये दो दार्शनिक आपके क्या हुआ, दो दार्शनिकों से आपकी मुलाकात हुई और इन दो दार्शनिकों ने क्या किया, इन दो दार्शनिकों ने आपकी पूरी थियरी को बदल दिया, आपका देखने का पूरा नज़रिया बदल दिया। ये 1934 में गए थे और 1937 में लौट के आए। लगभग 3 साल वहाँ पे रहे और 3 साल रहने में क्या किया, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें उनसे सीखी। लेकिन जैसे वो लौट के आते हैं 1642 में इंग्लैंड में क्या होता है, गृह युद्ध छिड़ जाता है। अब देखिए मज़ेदार कहानी आएगी यहाँ पे, अब ध्यान से सुनिए क्या। 1637 ईस्वी में वहाँ से लौट के आते हैं और 1642 ईस्वी में गृह युद्ध वहाँ पे छिड़ जाता है। इस गृह युद्ध की जो स्थिति थी, इस गृह युद्ध था किसके बीच? देखिए गृह युद्ध था संसद और राजसत्ता के बीच, राजतंत्र के बीच। यह दो के बीच ये युद्ध छिड़ा हुआ था और यह हुआ था कि संसद ये चाहती थी कि इसको पलट के पूरी सत्ता को सत्ता परिवर्तित कर दिया जाए। यह जो गृह युद्ध था, इसने क्या किया, इसने कुछ अपनी पुस्तकें लिखी थी जिसमें इसने क्या किया था, राजतंत्र का समर्थन किया था। इसलिए राजतंत्र का समर्थन किया था। देखिए किताबें लिख कब रहा, देखिए जब पहली बार वो गया था, जब फर्स्ट टाइम वो गया था, बेकन जॉनसन से मिल के आया था। बेकन और जॉनसन से जब मिला था उसने यहाँ किताब को लिखने के बारे में सोचा। लेकिन जैसे गैलीलियो और क्या कहते हैं दूसरा राइटर जो आपका था, क्या नाम, गैलीलियो के साथ एक राइटर और मैंने अभी आपको बताया, देखिए नाम से मेरा उतर रहा है, पेरिस का था, देकार्त। ये दोनों लोग जब क्या कहते हैं मिलता है तो एक किताब लिखना शुरू कर देता है। और जैसे किताब लिखना शुरू करता है, किताब किसके पक्ष पे लिखेगा? अभी मैंने पहली लाइन आपको बताई थी, किताब व्यक्ति जब भी लिखेगा तो हमेशा परिस्थितियों के अनुकूल लिखेगा। जैसा खा रहा होगा वैसा लिखने की कोशिश करेगा, जिस परिवेश में रह रहा होगा उस परिवेश में लिखने की कोशिश करेगा। तो इसने राजतंत्र के समर्थन करते हुए क्या किया, किताबों को लिखना शुरू किया। जब किताबों को इसने लिखना शुरू किया और जब 1942 में जिस तरह का गृह युद्ध छिड़ा हुआ था, इसके लोग खून के प्यासे हो गए। क्यों? क्योंकि राजा के बेटे को कोचिंग पढ़ाता था, उसके साथ घूमता था। तो जब आफत आएगी तो ये भी तो फंसेंगे। लोग कहते ना घुन भी पिसता है। तो जब घुन पिसने की जब बारी आई और जब इसने, ये तो लिखते थे भाई साहब, तो घुन पिसने से ज़्यादा खतरनाक थे, ये लिखा करते थे। इसलिए लिखने की वजह से इनको क्या हुआ, इनको छोड़ के भागना पड़ा। और छोड़ के कहाँ भागे? इंग्लैंड में जाके फिर से गए और इंग्लैंड से क्या किया, इंग्लैंड से जाके पेरिस में चले गए। पेरिस में जाके इनको बसना पड़ा और कहीं इनको जगह ही नहीं मिली। पेरिस में गए और देखिए इन्होंने जो वहाँ पेरिस में जाने के बाद खुल के लिखना शुरू किया। पहली बार लिखना शुरू कर रहे हैं अब, क्योंकि पहले तो इन्होंने छोटे छोटे साहित्यों में लिखना शुरू किया, किताबों का वो रूप नहीं दे पाए। लेकिन 1942 में एक क्रांतिकारी 1642 में एक बिल्कुल क्रांति कर देने वाली किताब आती है इनकी, उसका नाम है डी सीवे। यह जैसे किताब आती है, इसने बिल्कुल क्या कहते हैं कि स्थितियाँ ही बदल दी। और यही नहीं, इस किताब के बाद जो गृह युद्ध चल रहा था, और गृह युद्ध देखिए 1654 तक गया है और 1651 में फिर से एक नई किताब लिख देते हैं। और वो किताब जो होती है लेवियाथन। यह जो दो किताबें होती हैं, यह क्या कहते हैं, मार्क्स को उसकी बिल्कुल चरम स्थिति पे पहुंचा देती है। लेकिन क्या मार्क्स फ्रांसीसी शासक का विरोधी बन गया? बिल्कुल, क्योंकि वहाँ पे भी जो लोक शासन व्यवस्था थी, वहाँ पे भी इसके विरोध में क्या कहते हैं लोग खड़े हुए। और विरोध में खड़े होने की वजह से क्या हुआ, भाई साहब को यहाँ से भी भागना पड़ा, फ्रांस और पेरिस से भी भागना पड़ा। कितना देखिए, कितने जीवन में कितना बदलाव, कितना भाग के सीख रहे हैं। मैंने कहा ना, जिंदगी के पीछे, कमाने के पीछे बहुत भागना पड़ता है, नाम और शोहरत के पीछे बहुत भागना पड़ता है, क्योंकि बस समय नहीं बचता। और यही वो समय देखिए, जिस तरह वो भाग के आए थे, जिन परिस्थितियों में जैसे इसने लिखना पढ़ना शुरू किया, वैसे इसको क्या हुआ, फिर से यहाँ से इसको भागना पड़ गया। और भाग के क्या कहते हैं, इन परिस्थितियों में आ गया। फिर से कहाँ, वापस इंग्लैंड आ गया। इंग्लैंड में आया तो इंग्लैंड में चुप नहीं बैठा,
उसको लगा कि मुझे अभी फिर कुछ काम करना है, तो उसने डी कॉपरेट 1655 सॉरी क्षमा करिएगा, बार बार मेरे नाम से मेरे मुंह से क्या नाम है 1600 की जगह 1900 निकल आ रहा है, तो थोड़ा सा आप लोग इसको मैनेज करिएगा। तो शब्दों पे अगर कहीं मुझसे गलती हो जाए तो उसे आप क्षमा करिएगा, क्योंकि वो 1900 को अब 1600 ही मान के चलिएगा। 1655 में डी कॉपरेट एक नई किताब का वो निर्माण करता है, 1655 में फिर से लिखना शुरू करता है। और होमाइन की एक रचना हुई है 1959 होमाइन। यह रचना क्या कहते हैं, किसने लिखी? यह रचना इंग्लैंड में आने के बाद पुनः इसने लिखी, और किसके पक्ष में लिखा? इसने डीकॉन्स पावर, जो मैंने अर्श का परिवार जो मैंने कहा था, जिस राजा के यहाँ रहता था, उन्हीं के यहाँ आया, और उन्हीं के यहाँ आने के बाद उसने क्या किया, फिर से उन्हीं के बारे में लिखना शुरू कर दिया। अच्छा मुझे बताइए, जब उन्हीं के बारे में लिखे, क्या व्यवस्थाएं सेम रहेंगी? व्यवस्थाएं फिर बदली। मैंने कहा ना, दिन लौटते हैं, और हॉब्स के दिन क्या हुए, फिर से लौटे। यहाँ पे आए हॉब्स, अच्छा सम्मान मिला, खाना पीना मिला, फिर दिमाग चला, फिर किताबें लिख डाली, 2 किताबों ने फिर क्या किया, तहलका मचा दिया। और 1960 देखिए 1955 में लिख रहे हैं, 1959 में लिख रहे हैं, 1960 में कह रहा हूँ कॉमनवेल्थ की समाप्ति हो रही है। कॉमनवेल्थ की समाप्ति हो रही है। इस कॉमनवेल्थ की समाप्ति होने के बाद क्या है, राजतंत्र की पुनः स्थापना हो रही है। राजतंत्र की क्या हो रही है, राजतंत्र की पुनः स्थापना हो रही है। और चार्ल्स द्वितीय यहाँ पे क्या हो रहे हैं, चार्ल्स द्वितीय यहाँ पे सम्राट बन रहे हैं। और चार्ल्स द्वितीय कौन थे? चार्ल्स द्वितीय से इनका बड़ा अच्छा व्यवहार था, बड़ा अच्छा मित्रत्व व्यवहार था, इसको इन्होंने पढ़ाया भी था। इसकी वजह से क्या कहते हैं, चार्ल्स द्वितीय यहाँ पे क्या हुआ, चार्ल्स द्वितीय का बोलबाला हो गया। और जब चार्ल्स द्वितीय जब सैया भाई कोतवाल, तो डर कहेगा, इनको ये दिमाग में था। लेकिन क्या चार्ल्स द्वितीय इनका साथ देगा, प्रश्न ये उठता है। इन्होंने जो राजतंत्र का जो समर्थन किया था, लेकिन विरोधी तत्व वहाँ पे भी थे, उन लोगों ने विरोध वहाँ पे किया था। लेकिन जो राजतंत्र के जो विरोधी लोग थे, उन्होंने समर्थन तो कर दिया था। लेकिन 1955 की जो किताब थी, 1655 और 1659 की जो किताबें थी, उन किताबों में राजतंत्र को नकारते हुए उन्होंने लिखा था। और जब राजतंत्र को हल्का सा नकारते हुए लिखा, क्योंकि लेवियाथन में तो खुल के कहा उन्होंने, ऐसी सत्ता की व्यवस्था कर दी जाए, ऐसी निरंकुश राजा की व्यवस्था कर दी जाए कि जो क्या कहते हैं, निर्णय लेने में स्वच्छंद हो, स्वतंत्र हो। लेकिन लास्ट की जब किताबें लिखता है, 59 वाली किताब लिखता है, उसमें थोड़ा सा वो नीचे आ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से क्या कहते हैं, इंग्लैंड में इसके लिए आफत का काम हो जाता है। जब आफत का काम होता है, लेकिन चार्ल्स द्वितीय इनके अच्छे मित्र थे, अच्छे इनकी मित्रता के साथ, शिष्य के साथ साथ अच्छे मित्र थे, इसलिए जीवन के साथ, शांति के साथ, और कहा बिना लिखे पढ़े आप चुप मार के केवल हमारे साम्राज्य में रहिए और अपना जीवन यापन करिए। लेकिन यह तो लिखना पढ़ना इसने स्टार्ट कर दिया था, दिमाग में इसमें कौतूहल थी, इसको लगा कि मैं लिखने से अपने साम्राज्य को बदल सकता हूँ, शासन व्यवस्थाएं बदल सकता हूँ। तो उसने क्या किया, उसने संकल्प लिया और लंदन को छोड़ के वो कैटन्सवर्थ में चला गया। वो लंदन को छोड़ के कैटन्सवर्थ में चला गया, और जब वहाँ पे जाता है तो 84 वर्ष की आयु में उसने क्या किया, लैटिन भाषा में अपनी एक आत्मकथा लिखता है। वो 84 वर्ष की आयु में लैटिन भाषा में इसकी आत्मकथा है। ध्यान रखिएगा, लैटिन भाषा कौन सी है, लैटिन, इसको ग्रीक भी आती थी, लेकिन लैटिन भाषा में क्या करता है, ये अपनी कथा को लिखता है। और इसने क्या नाम है, 87 वर्ष की आयु में, आपने एक प्रसिद्ध कवि सुना होगा, होमर की जो कवि हुआ करते थे, ये होमर की रचनाओं को इसने क्या किया, उसकी एक पुस्तक थी इलियड और ओडिसी, इसका इसने क्या किया, अंग्रेजी में पहली बार इसने अनुवाद किया। यह विलक्षण प्रतिभा का धनी था। कौन? यह विलक्षण प्रतिभा का धनी जो था, वो क्या नाम है, आपका हॉब्स था। ये हॉब्स का था, ये हॉब्स का एक स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया है। अब देखिए हॉब्स लिखेगा क्या, हॉब्स कहेगा क्या, हॉब्स के राजनीतिक विचार क्या होंगे। देखिए किसी भी विचारक को पढ़ने के पहले ना उसकी परिस्थितियों को समझ लीजिए। आप, मैं आपको कहानी मैंने इसलिए सुनाई क्योंकि जब आप परिस्थितियों को समझे रहेंगे तो हॉब्स किन परिस्थितियों में अपनी बात को कह रहा है, तो आप उस चीज़ को सही समझेंगे। जैसे आज के हमारे गार्जियन हमसे कहते हैं, या आपके गार्जियन आपसे कहते होंगे कि हमने स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठ के हमने पढ़ाई की है, तो परिस्थितियाँ रही होंगी, हमने दिए में बैठ के पढ़ाई की। परिस्थितियों पे जाइए आप, उस समय बल्ब था ही नहीं। जब बल्ब नहीं था तो आप किस में पढ़ते? हमारा जिस परिवार में हम जिस सामाजिक परिवेश में हम रह रहे थे, उस परिवेश में अगर व्यवस्थाएं ही वही थी तो आप दूसरे की कल्पना कैसे कर सकते हैं? तो हॉब्स महोदय के भी यही सामने परिस्थितियां थी। तो हॉब्स के अब जो विचार आएंगे राजतंत्र के पक्ष में,
समर्थन में वो किस तरह के राजा, किस तरह के वंश, किस तरह की साम्राज्य की स्थापना करना चाहते हैं, कितना शक्तिशाली राजा की स्थापना करना चाहते हैं। उस संसद के साथ जो लड़ाइयाँ चल रही थी, जिस संसद ने क्या कहते हैं उस राजा को फांसी पे लटका दिया था, उससे कितना वो दुखी था, उसके दुखी होने के बाद वो क्या विचार देता है, उन विचारों पर हम पढ़ेंगे। एक चीज़ और आप देखिएगा, मनोविज्ञान के विद्यार्थी से एक बार मैंने पूछा कि छोटा बच्चा था, गाँव का बच्चा था, मैंने पूछा कि बेटा एक रोटी बनाओ। तो उसने क्या किया कि एक मिट्टी पे इतनी बड़ी रोटी बनाई, इतनी बड़ी, गोल, बिल्कुल गोल, खूब बड़ी सी। और एक जो आदमी बहुत छोटा है, मतलब अच्छे घर से, अच्छे परिवार से, शहर से है, एक कॉलेज में जाके मैंने कहा कि बेटा आप लोग रोटी बनाइए। तो उन्होंने क्या किया कि रोटियां ऐसे ऐसे बना दी, ये बना दी रोटी। अब देखिए फ़र्क क्या है, सोच में फ़र्क क्या है। यह व्यक्ति रोटी को कम पा रहा है, रोटी को कम जानता था, रोटी कभी कभी खाने को मिलती थी, तो उसको लगा क्यों ना हम रोटी बिल्कुल बड़ी सी बना दे, बिल्कुल गोल चौकोर बना दे, गोल रोटी बना दे। लेकिन यह जो व्यक्ति था रोटी रोज़ खा रहा था, इसके लिए बहुत कॉमन सी चीज़ थी रोटी। रोटी कोई कॉमन चीज़ नहीं, इसके लिए बहुत कॉमन सी चीज़ थी। लेकिन इसके लिए क्या था रोटी, इसके लिए रोटी एक महत्वपूर्ण स्थान रखता था। क्यों? क्योंकि रोटी के बारे में इसने कल्पना तो की, रोटी के दूसरे को हाथ में तो देखी है, खुद कभी रोटी को इसने महसूस नहीं किया था, इसने रोटी का एक बहुत बड़ा सा स्ट्रक्चर बना दिया। एक जोक सुना देता हूँ क्योंकि आप लोग बोर जैसे ना हो। एक जोक सुनाता हूँ कि एक बार एक भिखारी था। भिखारी ने कहा कि अगर हमारी लॉटरी लग जाए तो हमें क्या करना होगा। अगर मान लीजिए 1 लाख रुपए की हमारी लॉटरी लग जाती है तो हमें क्या क्या काम करने होंगे। तो बताता है कि अगर लॉटरी लग जाती है तो कुछ लोगों ने कहा कि पापा क्या नाम है कि हम बड़ा सा मकान बनवा लेंगे, हम बड़ा सा घर बनवाएंगे, हम बड़ा सा क्या नाम है एक अलमीरा खरीद लेंगे, हमको मोबाइल चाहिए, हमें लैपटॉप, तमाम सारी अपनी अपनी इच्छाएँ जाहिर की। देखिए वो जो बच्चा था, सबसे छोटा जो बच्चा था, उसने कहा कि पापा एक गाड़ी भी खरीद दीजिएगा। तो पापा ने पूछा बेटा गाड़ी क्यों? बताता है बच्चा कि गाड़ी इसलिए लीजिएगा कि हम लोग जब भीख मांगने चलेंगे तो इस गाड़ी से बैठ के चलेंगे। देखिए उसे कॉन्सेप्ट में क्या कि जब भीख मांगने वो जाता था, उस धूप की तिलतलाहट के धूप में कैसे वो मांगता रहा होगा, नंगे पैर जाता था। तो देखिए कितनी अच्छी कल्पना कर रहा है। तो सेम हॉब्स के साथ यही कंडीशन थी। जब वो इंग्लैंड से फ्रांस में जा रहा है, इंग्लैंड से इटली में जा रहा है, इंग्लैंड से ही क्या कहते हैं वो लंदन में, इंग्लैंड से ही वो पेरिस में जा रहा है, तो क्या रीज़न है, क्यों भाग दौड़ कर रहा है, और क्या उसके जीवन में क्या कहते हैं देकार्द ने ऐसा परिवर्तन कर दिया, क्या गैलीलियो ने ऐसा क्या दे दिया उसे कि उसकी पूरी विचारधारा ही बदल गई। गैलीलियो से भी बहुत सारी चीज़ें सीखता है, लेकिन वह जो विषय है वो जब हम हॉब्स को पढ़ेंगे वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में, तो पूरे हॉब्स में बताएंगे उसका भौतिकवाद का सिद्धांत, तो वहाँ पे मैं जस्टिफाई करूँगा। लेकिन यहाँ पे जो हमारा विषय है वो केवल सैद्धांतिक पक्ष है। तो ये मैं दिखाने की मैंने आपको कोशिश की कि हॉब्स के परिवेश, हॉब्स किन परिस्थितियों में पलता है, बढ़ता है, और किस परिस्थितियों के हिसाब से अपने विचार देता है। देखिए इसके विचार हम पढ़ेंगे। पहला विचार पढ़ेंगे मानव का स्वभाव कैसा है, मानव के स्वभाव की चर्चा करेंगे। दूसरा हम चर्चा करेंगे प्राकृतिक अवस्था की चर्चा करेंगे, प्राकृतिक अवस्था की चर्चा करेंगे। तीसरा हम चर्चा करेंगे समझौते के क्या क्या कारण है, समझौता क्यों और क्या कारण है, क्यों किया जा रहा समझौते, करना की आवश्यकता क्यों पड़ रही है। चौथा इसी में हम पढ़ेंगे समझौता क्या होगा, फिर समझौता कैसा होगा। फिर हम पढ़ेंगे नवीन राज्य कैसा बनता है, किस प्रकार की राज्य की कल्पना कर रहा है। फिर इस पे हम विस्तृत रूप से देखेंगे किस प्रकार से राज्य की कल्पना करता है। तो आइए देखिए हम लोग आगे इसी को कंटिन्यू करते हैं। अच्छा एक चीज़ बताइए, हम शुरू करने से पहले पूछ लेते हैं, नहीं चलिए उसी पे हम बात करते हैं आपसे। आइए देखिए मित्रों, हम बात कर रहे थे मानव स्वभाव की। देखिए मानव स्वभाव की पहले बात करते हैं हम, फिर प्राकृतिक अवस्था की बात कर लेंगे, प्राकृतिक अधिकार की बात कर लेंगे। देखिए मानव स्वभाव की जैसे आप बात करेंगे, देखिए सारी जो बातें की जा रही 1951 की जो किताब इनकी है लेवियाथन, ध्यान रखिएगा लेवियाथन का ही पूरा कॉन्सेप्ट है। इसी को तिमिंगल भी बोला जाता है। इसने क्या नाम है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बिल्कुल कंसंट्रेट होकर सुनिए, बड़ा मजा आएगा आपको, दबाव मत लीजिए, ठीक है ना। देखिए ये मानव स्वभाव की बात कर रहे हैं। देखिए ये मानव स्वभाव के बारे में कैसे क्या लिखेंगे आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है।
आप केवल सुनिए, सुनने से ही आपको समझ में आ जाएगा एक्चुअली ये व्यवस्था क्यों थी। अब मुझे बताइए, जब डर के कारण पैदा हो रहा है जब ये पैदा हो रहा है उस समय स्पेन ने क्या नाम है अटैक कर रखा था, फिर वो विदेश यात्रा करके आता है, इंग्लैंड में गृह युद्ध छिड़ा हुआ था, मार काट की स्थिति बनी हुई थी। तो मुझे बताइए ये क्या मनुष्यों के बीच में एक अच्छी व्यवस्था मानेगा? आप खुद सोचिए। तो इसलिए क्या नाम हाब्स का जो क्या नाम है जो मानव वो कैसा है, हाब्स जो चर्चा करेगा बताएगा कि मानव के क्या क्या गुण हैं, मानव के गुणों की चर्चा करेगा तो बताएगा कि जो मानव कैसा है, स्वार्थी है, ठीक, झगड़ालू है, जितनी भी बुराइयां होती हैं, जितनी भी आपके दिमाग में आता है, दिमाग में जो भी आता है एक खराब मानव के प्रति, क्योंकि मानव अच्छा नहीं है। अगर मानव अच्छा होता तो उसके जहाँ पे वो कोचिंग पढ़ाता था उसके क्या नाम है गुरु, उसके पिता को फांसी की सज़ा नहीं मिलती या फांसी पर नहीं लटका देते लोग। तो क्यों लटका दिए थे, उसके पीछे जो रीज़न था वो कहता कि मानव क्या है, स्वार्थी है, मानव क्या है, मानव झगड़ालू है, मानव क्या है, ईर्ष्यालु है, मानव क्या है, आत्म केंद्रित है। स्वार्थी है तो आत्म केंद्रित ही होगा, जब स्वार्थ है उसके अंदर तो आप कैसा होगा, आत्म केंद्रित होगा। और इतने पे ही नहीं रुकता, कहता कि मानव क्या है, पाशविक है, मानव कैसा है, पशु के समान है, मानव कैसा है, एकाकी है, मानव के एकाकी मानता है, एकाकी मानता है। और मानव को कहता है कि ये जो मानव है कैसा है, ये क्या नाम है, दुष्ट मानव की प्रवृत्ति में रखता है। ये कहता है कि मानव क्या है, मानव दुष्टता का प्रतीक है। देखिए जब मानव को उसने क्या नाम है इतनी सारी बता दिया कि मानव किस तरीके का है, मानव कैसा, मानव के पास जो ये सारी व्यवस्थाएं देख रहा, मानव को आने का रीज़न क्या है, क्योंकि मानव क्या था, भयग्रस्त था। मानव कैसा था, भयग्रस्त था, मानव बिल्कुल चिंतित था और डरा हुआ था। और जब डरा हुआ होगा मानव तो कैसा क्या उचित कार्य कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, केवल अपनी सुरक्षा के लिए कार्य करेगा। और जब कोई भी व्यक्ति अपनी सुरक्षा के लिए कार्य कर रहा होगा तो क्या समाज कल्याण की बात आएगी, नहीं आएगी। तो इन्हीं बातों पे चर्चा करता है। देखिए अब अगर मानव का स्वभाव ऐसा है, मानव का स्वभाव आपको समझ में आ गया ना, मानव का स्वभाव कैसा है, मानव का स्वभाव स्वार्थी है, झगड़ालू है, ईर्ष्यालु है, आत्म केंद्रित है, एकाकी है, पाशविक है, अपरिणित है और भयग्रस्त है। क्लियर है, एक लाइन में केवल। देखिए तो प्राकृतिक अवस्था कैसी होगी वहां की, देखिए प्राकृतिक अवस्था, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। प्राकृतिक अवस्था के बारे में दो चीजें वो कहता है, एक पूर्व सामाजिक और पूर्व राजनीतिक। पूर्व राजनीतिक, पूर्व सामाजिक का क्या तात्पर्य है आपका, पूर्व सामाजिक का मतलब है, पूर्व सामाजिक का मतलब है कि समाज का निर्माण नहीं हुआ था, राज्य का निर्माण नहीं हुआ था, उसके पहले की अवस्था था, इसलिए मानव कैसा था, इस प्रकार का था। प्राकृतिक अवस्था कैसी थी, प्राकृतिक अवस्था जो थी वो संघर्ष और युद्ध की अवस्था थी। क्यों, क्योंकि उसके पीछे तीन रीजन थे, तीन कारणों की वजह से ऐसी व्यवस्था थी। वो जो तीन कारण वो बताता है कि उन्हीं तीन कारणों की वजह से इस तरह की व्यवस्था देखी जा रही थी। एक था उसमें प्रतिस्पर्धा था, दूसरा आपका भय था और तीसरा आपका यश था, यश, मान सम्मान। आदमी तीन ही चीज के लिए तो परेशान होता है ना, आदमी हमेशा दूसरे को देख के बढ़ने की कोशिश करता है। आप भय, सामने वाले से आप डर रहे होते हैं, इस डर के मारे आप अपनी व्यवस्था, भय का मतलब है समाज में अगर आपको लगता है कि यार अगर हम कुछ नहीं कर पाए तो हमारे आगे आने वाली पीढ़ी क्या करे, एक भय आपके दिमाग में वहाँ पे भी है। तीसरा, आप हमेशा यश और सम्मान प्राप्त करना चाहते हैं। और जब यह तीनों चीज़ें पाई जाएंगी तो इन चीज़ों को पाने के लिए आपके जो कार्य होंगे कैसे होंगे, कार्य कहीं ना कहीं आपके कार्य जो होंगे वो बदलाव के होंगे, उन कार्यों में एक रूपता नहीं पाई जाएगी, क्योंकि हर व्यक्ति इसको चाह रहा है, हर व्यक्ति इसको भी चाह रहा है, हर व्यक्ति इसको भी चाह रहा है। तो क्या आपस में हितों में टकराहट संभव है, नहीं है? आप भी चाहते कि फर्स्ट डिवीजन आए, आप भी चाहते फर्स्ट डिवीजन आए, नीचे वाला जो फेल हो रहा है वो भी चाह रहा है कि हम फर्स्ट डिवीजन आ जाए। क्या आपस के हितों में टकराहट संभव है या नहीं है, मुझे आप बताइए। एक बस जा रही है, हर आदमी दौड़ के चढ़ना चाहता, सीटें उसमें 25 हैं, संभव है, नहीं संभव है। तो वो बताता है यही कि वहाँ पे जो व्यवस्थाएं थी क्या थी, पूर्व सामाजिक थी,
समाज था ही नहीं। समाज अगर रहा होता तो व्यवस्थाएं कैसी होती? एक सामाजिक व्यवस्था का मतलब होता है सामाजिक जो ढांचा होता है आपका, उसमें शांति प्रियता होती है, उसमें क्या होता है एक रूपता होती है, उसमें क्या होता है सामंजस्य होता है। क्या यहाँ पाई जा रही थी? कतई नहीं पाई जा रही थी। इसी को अगर आप दूसरे परिप्रेक्ष्य में देखेंगे, पूर्व राजनीतिक व्यवस्था, जब राज्य बना ही नहीं था, राज्य के बनने के पहले की अवस्था, क्यों? क्योंकि राज्य के 3 कार्य हैं, पहले से बताया जा चुका है। कौन से? शांति व्यवस्था है, सुरक्षा है और न्याय है। ये 3 ही कार्य तो राज्य के हैं, और ये तीनों कार्य वहाँ नहीं पाए जा रहे हैं। तीनों कार्यों में मतभेद है। क्यों? प्रतिस्पर्धा है, भय और यश है। इसकी वजह से क्या कहते हैं, ये जो व्यवस्था थी, ये व्यवस्था अच्छी नहीं चल पा रही थी। जो प्राकृतिक अवस्था थी वो बढ़िया नहीं थी। अच्छा मुझे बताइए, प्राकृतिक अवस्था में कुछ तो नियम रहे होंगे। वो कहता कि प्राकृतिक अवस्था में कुछ नियम भी थे, उन नियमों के हिसाब से भी काम चल रहा था। तो उसने प्राकृतिक अवस्था में जो नियम बताए हैं, प्राकृतिक नियमों की चर्चा की है, उसकी संख्या कितनी है? 19 बताया है। और कहता जो प्राकृतिक नियम है क्या है? बुद्ध की सलाहें, बुद्ध की सलाहें। ये कभी कभी क्या कहते हैं, ये पूछा जाता है स्टेटमेंट बेटा, इसलिए स्टेटमेंट को ध्यान रखिएगा। क्यों? जो प्राकृतिक विधियां थी, बुद्धिमत्ता की विधियां कही गई। देखिए प्राकृतिक नियम तो बने थे, लेकिन नियम किसके लिए थे? मनुष्यों के लिए थे। मनुष्य कैसे? जो शांत प्रिय मनुष्य हों। लेकिन क्या शांत प्रिय मनुष्य थे? नहीं थे। और शांत प्रिय अगर मनुष्य नहीं थे तो क्या ये व्यवस्था चल पाएगी? नहीं चल पाएगी। ये नियम क्या होंगे? धराशायी होंगे। नियम का पैमाना तो बनाया गया था, लेकिन नियम को पालन करने के लिए जिन मनुष्यों की आवश्यकता थी वह क्या कहते हैं पूरे नहीं पड़ रहे थे, वो ढांचे में फिट नहीं हो रहे थे। इसकी वजह से क्या कहते हैं, एक यह समस्या यहाँ पर उत्पन्न हुई। अब इन सारी समस्याओं को, इन नियमों को मनवाने के लिए कौन सी व्यवस्था उत्पन्न की जाए? ऐसी कौन सी व्यवस्था बनाई जाए कि जिनसे ये नियम क्या कहते हैं मान्य हो जाए, इन नियमों क्या कहते हैं स्थान मिल जाए। ये एक बड़ा प्रश्न उठता है कि अगर इन नियमों की स्थापना अगर हो जाएगी तो उन नियमों के आधार पर हम क्या करेंगे, एक बेहतर स्ट्रक्चर फिर से बना सकते हैं। तो कौन कौन से वो बातें करेंगे हम कि समझौता क्यों होगा। देखिए मित्रों, समझौते की विशेषताएं क्या क्या हैं, हम इन पर बात कर रहे थे। समझौते की विशेषताएं, देखिए पहला विशेषता, देखिए यहाँ पे जो समझौता जो हो रहा है, जब सभी व्यक्तियों ने मिलकर अपने एक समझौता जो कर लिया, तो इस समझौते करने से यह पहली चीज़ तो ये राज्य का जो निर्माण हो रहा है, व्यक्तियों ने क्या किया, राज्य का जो निर्माण है व्यक्तियों ने किससे किया है, स्वेच्छा से किया है, स्वेच्छा से किया। कोई दबाव नहीं। देखिए आपको लग रहा है काम अच्छा होना चाहिए इसलिए आप ये कर रहे हैं, किसी का दबाव नहीं इसमें है, आप अपनी स्वेच्छा से इसको क्या कहते हैं निर्मित कर रहे हैं। और जैसे स्वेच्छा से आप राज्य का निर्माण करते हैं, वैसे आप क्या करते हैं, दैवीय सिद्धांत जो था इसका क्या करते हैं, आप खंडन कर देते हैं। देखिए जैसे कृत्रिम राज्य प्राकृतिक राज्य की बात है, तो राज्य यहाँ कैसा है, मैंने पहले बताया राज्य कृत्रिम राज्य की बात कर रही हैं। कृत्रिम राज्य का मतलब राज्य को बना रहे हैं, और बनाएंगे कैसे, अपने अपने अधिकार अपने अपनी स्वेच्छाओं को देकर ही तो बनाएंगे। क्लियर है। दूसरा देखिए इसमें यहाँ पे जो समझौता हो रहा है, यहाँ पे जो समझौते का जो पक्ष है वो कैसा है, एक पक्षीय है। ध्यान रखिएगा, एक पक्षीय समझौता हो रहा है। यहाँ पे एक पक्षीय समझौते का मतलब क्या है कि यहाँ पर व्यक्तियों ने आपस में समझौता किया है। राज्य तो बाद में बना, राज्य ने कोई बात इनसे नहीं कही है, आपने ही सारी बातें किनसे कही हैं, इनसे कही हैं। इसलिए क्या नाम है, समझौते का जो पक्ष है वो कैसा है, केवल एक ही पक्ष है इसमें समझौते का, वो क्या है, व्यक्तियों का समूह है। दो लोग कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। राज्य इसमें पार्ट नहीं है, केवल पार्ट कौन है, पार्ट केवल मनुष्य ही है। मनुष्य, सारे मनुष्य मिलके समझौता कर रहे हैं। जैसे क्लास में मॉनिटर होता है, कक्षा प्रमुख होता है, आप सभी लोगों का कक्षा प्रमुख आपके बीच का ही तो होता है ना, वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है। क्लियर है। तीसरा देखिए आप, यहाँ पर समझौते में क्या होता है, यहाँ के समझौते में स्वतंत्रता और अधिकार यह दोनों त्याग करके आप किसको देते हैं, सर्वोच्च सत्ता राजा को आप प्रदान करते हैं, राज्य को आप प्रदान करते हैं। आप क्या करते हैं, स्वतंत्रता और अधिकार अपनी एक ऐसी प्रभुसत्ता को देने की बात करते हैं, ऐसी प्रभुसत्ता की बात करते हैं जो सर्वोच्चता हो, सर्वोच्च हो,
जो आपकी सुरक्षा कर सके, इसी को तो आप देना चाहेंगे ना, जो आपकी सुरक्षा कर सके। वो सारे पावर्स आप स्वतंत्रता और अधिकार अपने किसको करते हैं, आप ट्रांसफर करते हैं ऐसी सर्वोच्च सत्ता को जो आपकी सुरक्षा कर सके। तो आपने क्या किया, यहाँ समझौता तो एक ही पक्ष हुआ, उसने भी समझौता आपकी सुरक्षा की गारंटी नहीं दी है, लेकिन आप यह मान के चल रहे हैं कि वो सर्वोच्च है, वो क्या होगा, वो हमारी रक्षा और सुरक्षा हमारी करेगा। अब देखिए चौथा, ये जो सत्ता है, ये जो समझौता है, समझौते की जो सत्ता होगी वो कैसी होगी, ये निरंकुश सत्ता होगी। निरंकुश सत्ता होगी। निरंकुश सत्ता का मतलब क्या है, संप्रभु होगी, संप्रभु होगी, सर्वोच्च होगी। क्यों, क्योंकि सभी व्यक्तियों के योग हैं उसमें, सभी व्यक्तियों क्या है, सभी व्यक्तियों के माध्यम से किया गया समझौता है, इसलिए सभी व्यक्ति क्या होंगे, इसमें जुड़े होंगे। और देखिए पांचवा, एक ही समझौते के माध्यम से, एक ही समझौते के माध्यम से राज्य और समाज दोनों की क्या होती है, उत्पत्ति हो जाती है। राज्य और समाज की उत्पत्ति कैसे होती है, एक ही शब्द से राज्य और समाज की उत्पत्ति हो जाती है। आखिरी देखिए, इसका आप विरोध नहीं कर सकते, ध्यान रखिएगा, इसमें विरोध करने का अधिकार नहीं दिया गया है और आप इसका विरोध नहीं कर सकते हैं। ये पॉइंट्स मैं इसलिए आपको मैं डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि जब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन उठता है वो यहीं से पूछे जाते हैं, तो इसलिए कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होगा तो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कभी गलत नहीं होंगे। आगे देखिए हॉब्स क्या कहते हैं कि लास्ट के सेकंड पॉइंट्स में कहता है कि जो राज्य के लिए उसने कॉमनवेल्थ शब्द का प्रयोग किया है, राज्य के संदर्भ में उसने कॉमनवेल्थ शब्द का प्रयोग किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में कई परीक्षाओं में पूछा गया है, तो ये चीज़ अपने दिमाग में रखिएगा। तीसरी चीज़ सबसे लास्ट पॉइंट है, और लास्ट पॉइंट में कहता है कि उसको किसी को भी राज्य का विरोध करने का अधिकार नहीं है, लेकिन यह कहने के बाद वह एक स्टेटमेंट जोड़ देता है, केवल विरोध करने का अधिकार है तो आत्मरक्षा का अधिकार, आत्मरक्षा के संरक्षण के संदर्भ में केवल विरोध कर सकता है। जैसे वो यह बात कहता है उसके बाद में क्या होता है, कंट्राडिक्शन शुरू होता है, तुरंत हम आलोचनाओं के पक्ष पे आ जाते हैं। तब उसकी क्या होती है, आलोचनाएं शुरू होती हैं, और आलोचना किस प्रकार से देखिए हो रही है वो भी ध्यान से सुनिए। आप देखिए आलोचना कहता है कि मानव का जो स्वभाव है वो पहले से वो एकाकी और निराशावादी, उसने पहले से मानव को मान लिया है कि मानव अपनी देखिए परिस्थितियों के अनुकूल मानव ऐसा हुआ है ना, लेकिन हम पहले से मानव को मान ले रहे हैं कि मानव पाशविक है, घृणित है, मत्स्य न्याय का तरह जीता है, हमेशा एक दूसरे को भय के कारण वो, भाई ठीक है आपकी परिस्थितियां थी, लेकिन हर मानव को एक ही तराजू में तौल देना क्या उचित है, अनुचित है। तो वो जो उसका निराशावादी जो सोच है वो क्या कहते हैं कि उसके जो यह सिद्धांत जो दे रहा सामाजिक समझौते का, उस सिद्धांत में कहीं ना कहीं वो खोट पैदा कर देता है, कहीं ना कहीं उस समझौते को कमजोर करता है। दूसरा देखिए विरोधाभासी विचार वो कहता है कि मानव एक दूसरे के साथ मारकाट की स्थिति मची हुई है, एक दूसरा मानव एक दूसरे को देखना नहीं पसंद करता, मानव एक दूसरे को सहन नहीं कर सकता, मानव की मारकाट लड़ाई की स्थिति बनी हुई, तो समझौता कैसे करेगा आप बताइए जरा। आपकी एक दूसरे से पट नहीं रही है तो फिर समझौता कैसे होगा इसमें। और प्रत्येक मनुष्य के बीच में कह रहे हैं कि सब में भय की अवस्था है, मनुष्य स्वार्थी है, मनुष्य स्वार्थी है तो क्यों समझौता कर रहा है भाई। स्वार्थी जब यहाँ पे कर रहा तो कह रहा हम अपने अधिकार और स्वतंत्रता को छोड़ देंगे, क्या संभव है, छोड़ पाएगा, नहीं छोड़ पाएगा। तीसरा देखिए कहते हैं कि समझौता जो है एक पक्षी है, कभी समझौता एक पक्षी होता है, आप बताइए मुझे। समझौता हमेशा समझौते में दो पार्ट्स होते हैं, जब तक दो लोग नहीं होंगे तब तक समझौता होगा ही नहीं, और इसमें समझौते का पार्ट राज्य है ही नहीं, केवल व्यक्ति आपस में समझौता कर रहे हैं। जिसके साथ समझौता रहा वो तो है ही नहीं, वो तो बाद में आएगा ना। तो ये जो समझौता है ये क्या है, यह स्पष्टता इसका स्पष्ट नहीं है। संप्रभुता की जो धारणा है वह भी उसकी सही नहीं है। संप्रभु को आप क्या करें, निरंकुश बनाने जा रहे हैं, और निरंकुश इसलिए हो जाएगा तो क्या ये जब संप्रभु जो मैन बन के तैयार होगा, हम उससे कैसे उम्मीद कर लें कि वो हमारे लिए बेहतर काम करेगा। एक तरफ आप कह रहे हैं कि वो संप्रभु होगा, उसका कोई विरोध नहीं कर पाएगा, दूसरी तरफ कह रहे हैं उसको आत्मरक्षा के संरक्षण के आधार पर आप उसका विरोध कर सकते हैं। दोनों में कंट्राडिक्शन नहीं है। एक तरफ उसको असीम भी संप्रभु बना रहे हैं और दूसरी तरफ क्या कर रहे हैं, उसको आप डोमिनेंट भी कर दे रहे हैं। तीसरी चीज आप कहते हैं कि राज्य और समाज का ये एक ही साथ इसकी उत्पत्ति होती है, एक ही साथ तो कभी उत्पत्ति होती ही नहीं। जब व्यक्ति जब आपस में बैठे हुए थे तो ये समाज का निर्माण हो चुका था,
इसके बाद जब क्या कहते हैं राज्य का निर्माण हुआ। लेकिन यहाँ पे हॉब्स कहता कि नहीं, राज्य और समाज क्या है, एक ही साथ निकल के आए, एक ही साथ इनकी उत्पत्ति हुई है, जो कि क्या है, गलत है, ये सही नहीं है। अगला देखिए, अगला कहता है स्वतंत्रता नहीं दासता प्रदान करती है। यह जो सिद्धांत है स्वतंत्रता आपको प्रदान नहीं करता है, ये क्या है, दासता प्रदान करता। क्यों? क्योंकि आपको पहले बता दिया गया है स्वतंत्रता और अधिकार दोनों आप सर्वोच्च सत्ता को आप दे देंगे, और फिर सर्वोच्च सत्ता ही जो चाहेगा, जैसा चाहेगा वैसा करेगा। आपको उसने अधिकार दिया, लेकिन ये भी कह दिया कि आप उसका विरोध नहीं कर सकते, और विरोध करने के लिए उसने क्या कह दिया, आत्मरक्षा के संरक्षण के आधार पे उसको कौन सिद्ध करे, कौन तय करे कौन सही कौन गलत है। गलत और सही सिद्ध करने वाला भी तो स्वयं प्रभु ही होगा, तो उसके कार्यों पे आप उंगली नहीं उठा सकते हैं। अगला देखिए, इसमें क्या कहते हैं कि 2-3 राइटर हुए हैं, 3 राइटरों की मैं चर्चा और कर दूं। एक क्लैंडर हुए हैं, नाम नोट कर लीजिएगा, क्लैंडर जो है, इन्होंने क्या किया कि लेवियाथन को यहाँ तक कि जला दिया। इन्होंने लेवियाथन को जलाने वाला पहला जो लेखक था वो क्या था, क्लैंडर था। और क्लैंडर ने लिखा है, इसको विद्रोही प्रश्नोत्तरी बोला है इन्होंने। विद्रोही प्रश्नोत्तरी का एक वो दिया, नाम दिया है लेवियाथन को इन्होंने कहा कि पोप की जो शासन व्यवस्था, उसका महिमा मंडल, उसका षड्यंत्र है, षड्यंत्रों का एक ग्रंथ है। काउले साहब आते हैं, काउले इसको मासम्बरी का दैत्य कहते हैं, क्योंकि उसका जन्म मैंने बताया था ना, इंग्लैंड के दक्षिणी तट पर मासम्बरी स्थान पर हुआ था, तो मासम्बरी का दैत्य कहा इसको काउले ने कहा कि ये मासम्बरी के दैत्य की तरह है, इसने तो पूरी व्यवस्था ही ध्वस्त कर दी है, यह व्यक्ति उचित नहीं है, इसीलिए भाग के जाना पड़ता है उसको शहर छोड़ के। तीसरा देखिए, इसमें वेलहिट है, ये क्या कहते हैं, वेलहिट जो कहते हैं, ये कहते हैं कि ये केवल सीधे कुत्तों का एक तमाशा है और कुछ नहीं है, ये केवल सीधे कुत्तों का एक तमाशा है, जिसके माध्यम से व्यवस्था क्या कहते हैं चल रही होती है। इसी में देखिए इसका महत्व क्या है, महत्व को भी हम इसी लगे हाथ पढ़ लें। महत्व के संदर्भ में जब आप पढ़ेंगे तो इसके सबसे बड़ा महत्व ये है कि ये पहली बात तो आधुनिक युग का प्रथम विचारक है, ये आधुनिक युग का प्रथम विचारक है। और इसलिए प्रथम विचारक हो जाता है क्यों, क्योंकि इसने दैवीय राज्य की दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत का खंडन किया। इसने कहा है कि राज्य जो है कैसी है, मानवीकृत संस्था है, राज्य कैसा है, कृत्रिम है। और जब राज्य को कृत्रिम और मानवीय संस्था कह देता है तो कैसा होता है, आधुनिक विचारक के रूप में उत्पन्न हो जाता है और पहला आधुनिक विचारक बन जाता है। दूसरा देखिए, ये कहता है कि जो संप्रभु है, संप्रभु को ऊपर समस्त शक्तियां क्या कहता है इसके पास रहेंगी, उसका विरोध करना संभव नहीं है। आत्मरक्षा का संरक्षण के आधार पे, लेकिन संप्रभु क्या है, सर्वोच्च कर दिया, वो असीमित है, वो किसी संचालित नहीं होगी। जबकि इसके पहले बोधा साहब आए थे, बोधा साहब ने क्या की थी, उसने कुछ क्या कहते हैं शक्तियों को निश्चित कर दिया था, लेकिन क्या किया, इसने असीमित शक्ति दी है। असीमित शक्ति देने से राष्ट्रीय राज्य का भी कॉन्सेप्ट क्या होता है यहाँ पे प्रबल हो जाता है। अगला देखिए, यह जो हॉब्स है, हॉब्स ने जैसे कृत्रिम राज्य का कॉन्सेप्ट दिया, उसमें क्या किया, उसने राज्य को साध्य मान लिया है और राज्य को क्या बोलते हैं, सॉरी, व्यक्ति को साध्य मान लिया और राज्य को क्या हुआ, साधन मान लिया। तो ये पहला व्यक्तिवादी भी हो जाता है, यहाँ पे व्यक्तिवादी विचारक मान लिया जाता है। और ये मानवीय सत्ता, मानवीय जो सत्ताएं होती, उन सत्ता के एक विकल्प के रूप में राज्य को बना रहा है। वो कह रहा राज्य बनेगा तो ऐसी सत्ता बनेगी, एक तरफ देखा जाए तो हम डेमोक्रेटिक तो नहीं कह सकते, लेकिन राजतंत्र के माध्यम से वो लोकतंत्रीकरण करने का क्या कर रहा है, प्रयास कर रहा है, एक उसका प्रयास है ऐसा। आप नीचे देखेंगे, जैसे वो आत्मसंरक्षण का अधिकार देता है, तो आत्मसंरक्षण के अधिकार देने से भी क्या होता है, मानवीयता उसके अंदर है। वो कहता है आत्मसंरक्षण का अधिकार इसलिए दे रहे क्योंकि राज्य कृत्रिम है और राज्य की शक्तियां क्या सीमित है। जबकि दैवी उत्पत्ति में क्या था, दैवी उत्पत्ति में राज्य की शक्तियां सीमित नहीं थी, असीमित शक्तियां थी। तो इसलिए यहाँ पे राज्य की शक्तियों क्या करता है, वो सीमित कर देता है कि राज्य की जो शक्तियां हैं वो कैसी है, सीमित। सीमित करने का अधिकार केवल उसको आत्मरक्षा का, जब संरक्षण का अधिकार देता है, तो इसके माध्यम से यह इन बातों के माध्यम से वो सिद्ध करता है, जस्टिफाई करता है कि हॉब्स के जो विचार थे, जो राजनीति के संदर्भ में समझौते के सिद्धांत पे, वो इनके माध्यम से ऐसे राज्य की उत्पत्ति कर रहा है जो निरंकुश सत्ता होगी, सर्व कल्याण का कार्य करेगी, मनुष्य के अंदर पश्चात, मनुष्य के अंदर निराशावादी जो भी तत्व हैं उनको क्या करेगी, समाप्त करने का कार्य करेगी और शासन व्यवस्था का सुचारू रूप से चलाएगी। तो ये आज का जो मेरा विषय था, ये हॉब्स पे मैंने आपके सामने हॉब्स की छोटी चर्चा मैंने की है, जिसमें हॉब्स के सिद्धांत के बारे में मैंने बात की। किताबें देखिए, कुछ किताबों की मैंने चर्चा पहले वाले इसमें की थी, और किताबों की आप चर्चा आप वहाँ से देख लीजिएगा। मैं किताब का लास्ट में भी
जो प्लेट स्लाइड होगी, स्लाइड में आपको किताब बुक्स के नेम मैं फिर से आपको दे दूंगा, इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ा हुआ है, लेकिन मैं पुनः आपको यहाँ पे कुछ किताबें मैं आपको बताऊंगा। तो उन किताबों के माध्यम से आप देख सकते हैं कुछ स्टेटमेंट्स हैं, जैसे आप आलोचक में क्लाइंटर की बात करेंगे, काउले की बात करेंगे, ये जो लोग राइटर्स हैं इन्होंने इनके बारे में बातें की हैं। सेवाइन महोदय इनके बारे में कुछ बातें करते हैं कि महत्व के बारे में सेवाइन बताते हैं, और वो कहते हैं कि इन्होंने क्या नाम है व्यक्तिवाद के हमें करीब लाया है, व्यक्तिवाद की तरफ हमें मोड़ा है। तो एक अच्छा कॉन्सेप्ट है ये, और हम इस तरह हब्स को हम पढ़ के, और अगर आपको कोई दिक्कत आती है हब्स में तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं, आप मेरे ईमेल आप मुझे भेज सकते हैं centeruniversityau@gmail.com पे, या मेरा मोबाइल नंबर है 9621222324, आप उस पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, आपको जवाब उस पर दिए जाएंगे। और जो भी कोई भी समस्याएं अगर होंगी आप मुझसे पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं। अगला वीडियो जो मेरा होगा वो राज्य की उत्पत्ति का, लॉक का जो क्या सिद्धांत है, लॉक ने क्या बातें की हैं, सेम इसी तरह हम उसे भी आपके समक्ष रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को पुनः।